दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहराई से जुड़ा हुआ विषय समझने वाले हैं। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस का इतिहास, उनकी स्थिति और वह आधार जिसे बाद में आरक्षण व्यवस्था के रूप में देखा गया। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ओबीसी क्या है। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी वे वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए। लेकिन ये पिछड़ापन अचानक नहीं आया, बल्कि यह हजारों सालों की सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है। भारत में प्राचीन समय से ही समाज एक जाति आधारित ढांचे पर टिका हुआ था। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया था। कुछ वर्गों को शिक्षा, सम्मान और शक्ति मिली, जबकि कई वर्गों को इन सब चीजों से दूर रखा गया। धीरे धीरे यह व्यवस्था इतनी मजबूत हो गई कि यह लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। अब आप सोचिए, अगर किसी समाज में कुछ लोगों को शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो क्या वे आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही कारण था कि कई जातियां पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे रह गईं। उनके पास न शिक्षा थी, न संसाधन और न ही अवसर। मध्यकालीन भारत में भी स्थिति ज्यादा नहीं बदली। समाज में ऊंच नीच की भावना बनी रही। अधिकतर पिछड़े वर्ग खेती, मजदूरी या छोटे छोटे कामों में लगे रहे। उन्हें कभी भी उस स्तर तक पहुंचने का मौका नहीं मिला जहां वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अब आते हैं अंग्रेजों के समय पर। जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने कुछ बदलाव जरूर किए। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की, जिससे कुछ लोगों को पढ़ने का अवसर मिला। इसके अलावा उन्होंने जनगणना के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों की पहचान करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये बदलाव सभी तक समान रूप से नहीं पहुँचे। जो वर्ग पहले से मजबूत थे उन्हें इन बदलावों का ज्यादा फायदा मिला, जबकि जो वर्ग पहले से कमजोर थे वे अब भी पीछे ही रह गए। इसी पृष्ठभूमि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदय होता है। उन्होंने अपने जीवन में भेदभाव को बहुत करीब से देखा और झेला था। इसलिए उन्होंने केवल किताबों से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से समाज को समझा। अंबेडकर ने यह महसूस किया कि समाज में केवल एक ही वर्ग नहीं, बल्कि कई ऐसे वर्ग हैं जो अलग अलग स्तर पर पिछड़े हुए हैं। उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस की एक व्यापक अवधारणा दी, जिसमें सिर्फ एक जाति नहीं, बल्कि सभी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल थे। उनकी सोच बहुत स्पष्ट थी, अगर हम सिर्फ कागज पर बराबरी लिख दें तो इससे कुछ नहीं बदलने वाला। असली बदलाव तब आएगा जब हम उन लोगों को अतिरिक्त अवसर दें जो पहले से ही पीछे हैं। यही विचार पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या सकारात्मक भेदभाव कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग कमजोर स्थिति में हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विशेष सहायता दी जाए। जब भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था और संविधान बनाया जा रहा था, तब ये सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सभी को एक जैसा व्यवहार दिया जाए, या फिर जो वर्ग पीछे रह गए हैं उन्हें विशेष सुविधा दी जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान केवल समानता की बात न करे, बल्कि वास्तविक समानता को स्थापित करने का रास्ता भी दिखाए। इसीलिए उन्होंने संविधान में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े। आर्टिकल 15(4) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। इसका मतलब यह है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कदम उठा सकती है जिससे पिछड़े वर्ग आगे बढ़ सकें। आर्टिकल 16(4) सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य ये था कि जो लोग वर्षों से अवसरों से वंचित रहे हैं, उन्हें सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व मिले। अब सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है आर्टिकल 340। ये सरकार को यह अधिकार देता है कि वह एक आयोग बनाए जो ये पहचान करे कि कौन कौन से वर्ग वास्तव में पिछड़े हैं और उन्हें किस प्रकार की सहायता की जरूरत है। यह अनुच्छेद भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी के आधार पर आगे चलकर मंडल आयोग जैसे बड़े फैसले लिए गए। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने सीधे ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जो संवैधानिक ढांचा तैयार किया वही आगे चलकर ओबीसी आरक्षण की नींव बना। अगर यह आधार नहीं होता तो शायद आज जो हम आरक्षण व्यवस्था देख रहे हैं वह संभव ही नहीं होती। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आज ओबीसी को जो अधिकार मिले हैं उनकी जड़ें बहुत गहराई में हैं, और उस जड़ को मजबूत करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ये केवल एक नीति नहीं थी, बल्कि एक सोच थी, एक ऐसा समाज बनाने की सोच जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। और यही इस पूरे विषय की सबसे बड़ी सीख है। अब तक हमने समझा कि ओबीसी क्या है और कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ऐसे प्रावधान दिए जिन्होंने आगे चलकर ओबीसी के अधिकारों की नींव रखी। अब हम आगे की कहानी समझते हैं। संविधान लागू होने के बाद भी एक बड़ा सवाल बना रहा, आखिर कौन कौन से वर्ग वास्तव में पिछड़े हैं और उन्हें किस प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए। यही वह समय था जब आर्टिकल 340 का महत्व सामने आता है। आर्टिकल 340 के तहत भारत सरकार को यह अधिकार मिला कि वह एक आयोग बनाए जो पिछड़े वर्गों की पहचान करे और उनके लिए सिफारिशें दे। इसी के आधार पर समय समय पर अलग अलग आयोग बनाए गए। सबसे महत्वपूर्ण आयोग था मंडल आयोग। इसका गठन 1979 में किया गया था।
इस आयोग के अध्यक्ष पी मंडल थे और इसका मुख्य उद्देश्य था देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना। मंडल आयोग ने पूरे देश में व्यापक सर्वेक्षण किया। इसने केवल जाति को ही नहीं बल्कि शिक्षा, आय, सामाजिक स्थिति और जीवन स्तर जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा। इस रिपोर्ट में ये सामने आया कि देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो अभी भी पिछड़ी हुई है और जिसे आगे बढ़ाने के लिए विशेष सहायता की जरूरत है। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक सुझाव था क्योंकि इससे लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता था। लेकिन इस रिपोर्ट को लागू करने में समय लगा। 1990 में जब सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया, तब पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में थे क्योंकि उनका मानना था कि यह सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। वहीं कुछ लोग इसके विरोध में थे क्योंकि उन्हें लगा कि इससे योग्यता और प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ेगा। इस दौरान देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए, बहस हुई और यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अंततः ये व्यवस्था लागू हुई और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिला। अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका कैसे जुड़ती है। अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि मंडल आयोग और उसके बाद लागू हुई आरक्षण व्यवस्था का आधार वही संवैधानिक प्रावधान थे जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया था। अगर आर्टिकल 15, 4, 16, 4 और 340 जैसे प्रावधान संविधान में नहीं होते तो सरकार के पास यह अधिकार ही नहीं होता कि वह पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कदम उठा सके। इसका मतलब यह है कि भले ही ओबीसी आरक्षण सीधे तौर पर बाद में लागू हुआ हो, लेकिन इसकी जड़ें संविधान में पहले से ही मौजूद थीं। अब हम इसके प्रभाव को समझते हैं। आरक्षण लागू होने के बाद ओबीसी वर्ग के लाखों लोगों को शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में अवसर मिलने लगे। जो लोग पहले संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते थे, उन्हें अब आगे बढ़ने का मौका मिला। धीरे धीरे ओबीसी वर्ग के लोग प्रशासन, शिक्षा, राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी जगह बनाने लगे। इससे समाज में संतुलन आने लगा और प्रतिनिधित्व बढ़ा। लेकिन इसके साथ ही एक बहस आज भी जारी है, क्या आरक्षण हमेशा जरूरी रहेगा या इसे समय के साथ बदला जाना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि अब आरक्षण की जरूरत कम हो गई है, जबकि कुछ का कहना है कि अभी भी समाज में बराबरी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई है, इसलिए यह व्यवस्था जरूरी है। सच्चाई यह है कि आरक्षण केवल एक सुविधा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जो समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी के स्तर तक लाने में मदद करता है। अब अगर हम पूरे विषय को एक लाइन में समझें तो बात बहुत साफ हो जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा मजबूत आधार तैयार किया जिस पर आगे चलकर ओबीसी आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं खड़ी की गईं। उनकी सोच केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह पूरे समाज को बराबरी की दिशा में ले जाने की थी। आज जब हम ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं तो हमें केवल वर्तमान को नहीं बल्कि उसके इतिहास और उस सोच को भी समझना चाहिए जिसने इसे संभव बनाया। और यही इस पूरे विषय की सबसे बड़ी सीख है कि असली बदलाव तभी आता है जब हम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहराई से जुड़े हुए विषयों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम।